हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन 11। अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो उनकी वीडियोस मैंने एक फोल्डर में डाल दिए है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो काइंडली चेक देम आउट ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। नाउ क्वेश्चन 11 में पूछा हुआ है कि इंडियन डायस्पोरा को हमें कंपेयर करना है विद इन द गल्फ रीजन विद दैट ऑफ द डायस्पोरा इन नॉर्थ अमेरिका। तो जो इंडियन डायस्पोरा हुआ था वो कैसे हुआ था गल्फ रीजन में, एंड उसका क्या डिफरेंसेस देखने को मिले थे विद द डायस्पोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट। जब हम बात करते हैं किसी भी क्वेश्चन की तो आपको स्टार्ट करना है वो इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे जब हम इंडियन डायस्पोरा देख रहे हैं गल्फ रीजन में और नॉर्थ अमेरिका में, तो हमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन देखने को मिल रही है, जो डिफरेंट रीजनल कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल डायनामिक्स के थ्रू शेप हुई हैं। और दोनों ही हमें सिग्निफिकेंटली दिखाते हैं कि इंडिया का और उनकी होस्ट सोसाइटीज़ का क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन डिफरेंट रीजन में, पर्टिकुलरली सोशो इकोनॉमिक रोल्स क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या रहा है, और कैसे आइडेंटिटी फॉर्म हुई है इंडियन डायस्पोरा की विद इन दीज टू रीजन्स। अब हम जब की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, तो पहले आ जाता है इंडियन डायस्पोरा इन द गल्फ रीजन। तो गल्फ रीजन में हम देख लेते हैं कि माइग्रेशन का नेचर क्या रहा है। तो प्रीडोमिनेंटली ये देखा गया है जो माइग्रेशन थी वो टेम्परेरी बेसिस पे थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, जहाँ पे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जा रहे थे। स्मॉलर परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल्स देखने को मिल रहे थे गल्फ रीजन्स में ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। जो माइग्रेंट्स थे वो प्राइमरली इसलिए मूव हो रहे थे ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके, और जो उनकी इंटेंशन थी वो परमानेंट सेटलमेंट की नहीं थी। वहीं पे इकोनॉमिक जो रोल्स थे, तो इंडियन माइग्रेंट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क और सर्विस टाइप इंडस्ट्रीज में। जो कि प्रोफेशनल वर्क था वो देखा जा रहा था हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और एजुकेशन में विद इन द गल्फ रीजन्स। ना सोशल इंटीग्रेशन क्या था, लिमिटेड इंटीग्रेशन थी, क्योंकि जो कल्चरल और लीगल रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। सिटीजनशिप अनअटेनेबल थी, वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते थे, उसके बारे में नहीं सोच सकते थे। और जो माइग्रेंट्स थे वो अपने लोकल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा अलग थे, बिकॉज इंडियंस अलग से दिख जाते थे गल्फ रीजन्स के अंदर। तो वो जो इंटरेक्शन था या इंटीग्रेशन था सोशली, वो नहीं हो पा रहा था। ना फोर्थ आ जाता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब जितनी भी कल्चरल रिटेंशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बिकॉज वो अपने इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को मेंटेन और प्रिजर्व करके रखना चाह रहे थे। और दूसरे जो कल्चर था गल्फ रीजन का, उसके साथ वो ज़्यादा इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिल रहा था। और रिलीजियस और कल्चर इंस्टीट्यूशंस जो थे, टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, वो सब एक कम्युनिटी हब की तरह काम कर रहे थे। मतलब कि वहाँ पे कम्युनिटी इंटरेक्शन हो रहा था, और उस तरीके से वो अपनी कम्युनिटी, अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख पा रहे थे। अब चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे थे, लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, और लीगल जो प्रिकैरिटी थी, लीगली उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये जो लैक ऑफ पॉलिटिकल राइट्स की वजह से था, सोशल मोबिलिटी नहीं देखने को मिल रही थी इन होस्ट कंट्रीज़ में, इसलिए जो इंडियन डायस्पोरा था गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। अब बात करें इंडियन डायस्पोरा इन नॉर्थ अमेरिका, तो नेचर ऑफ माइग्रेशन क्या था, ज़्यादातर जो परमानेंट देखा गया था वो लॉन्ग टर्म माइग्रेशन देखा गया था विद इन नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जा रहे थे, स्टूडेंट जा रहे थे, और इनके फैमिली मेम्बर्स स्पॉन्सरशिप के थ्रू इनको ज्वाइन कर रहे थे। वहीं पे इकोनॉमिक रोल देखा जाए तो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एकेडमिया जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर इंडियन डायस्पोरा देखा जा रहा था विद इन द नॉर्थ अमेरिका। यहीं पे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा थे, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस जैसे सेक्टर्स में। तो यहाँ पे जो डिमांड और होल्ड है इंडियन डायस्पोरा की विद इन द नॉर्थ अमेरिका देखी जा रही थी। सोशल इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन बहुत हायर लेवल्स पे था, बिकॉज जो मल्टीकल्चरल पॉलिसीज थी, जो पाथवे टू सिटीजनशिप था, वो बहुत ईजी थी और बहुत ज़्यादा ओपन थी। इसलिए जितने भी इंडियंस थे नॉर्थ अमेरिका में वो मोस्टली एजुकेटेड थे, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल थे, और वो सोशली अपने आप को इंटीग्रेट करके रखते थे विद अदर इमिग्रेंट्स, विद अदर इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज, राइट।
कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या-क्या देखने को मिल रही थी, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे थे एज़ वेल एज़ वो जो नॉर्थ अमेरिकन जो कल्चर था उसको भी अपनी हैबिट्स में लेके आ रहे थे, उसको भी कहीं न कहीं फॉलो कर रहे थे। दिवाली, होली को भी वो फॉलो करते थे एज़ वेल एज़ जो मल्टीकल्चरलिज़्म में कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। वहाँ के भी फेस्टिवल्स, चाहे वो हैलोवीन हो गया, क्रिसमस हो गया, उनको भी वो फॉलो करते थे। अब चैलेंजेस क्या देखने को मिले, रेसिज़्म बहुत ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा को देखने को मिला। ज़ीनोफोबिया मतलब कि उनका एक एक्सक्लूजन, आइसोलेशन देखने को मिला। आइडेंटिटी स्ट्रगल क्रिएट हो गई सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स के लिए, बिकॉज़ सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट अपने आप को, उनको फैमिलीज़ जो थी वो उनको इंडियन वैल्यूज़, कल्चर्स उनको बताती थी। वहीं पे अगर वो बाहर जा रहे तो उनको नॉर्थ अमेरिकन कल्चर वैल्यूज़ उनको देखनी पड़ रही थी। तो वो जो डुअल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट था, उनको पता नहीं चल रहा था कि हमें ये वाली आइडेंटिटी ठीक है, ऐसे हम अपनी लाइफ जिए, इस तरीके से जिए। तो डुअल आइडेंटिटी और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स देखा जाने लग गया था विद इन द सेकेंड जनरेशन। वहीं पे जो डुअल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था, चाहे इंडियन हो नॉर्थ अमेरिकन हो, इससे नेविगेट करना सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता जा रहा था। तो ये चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे विद इन नॉर्थ अमेरिका ऑफ द इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़। अब जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ माइग्रेशन थी गल्फ रीजन में, वो टेम्पररी थी और लेबर ओरिएंटेड थी। वहीं पे नॉर्थ अमेरिका में परमानेंट थी और लॉन्ग टर्म स्किल्ड माइग्रेशन देखने को मिली। सोशो इकोनॉमिक रोल गल्फ रीजन में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में थे और सर्विस रोल्स ज़्यादा देखने को मिले। वहीं पे नॉर्थ अमेरिका में नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा जो इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ है उनका इंटीग्रेशन या उनका रोल यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पे इंटीग्रेशन की बात करें तो गल्फ रीजन में जो इंडियन डायस्पोरिक है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, उनके राइट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे। वहीं पे नॉर्थ अमेरिका में उनके इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ के जो राइट्स थे, इंटीग्रेशन थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी और सिटीजनशिप और सोशल मोबिलिटी की एक्सेस भी इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ को नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा थी। कल्चरल रिटेंशन, अब इनकी जो कल्चरल रिटेंशन थी वो बहुत कम थी क्योंकि उनकी इंटीग्रेशन कम हो रही थी। वहीं पे यहाँ पे बैलेंस एक देखने को मिला बिकॉज वो अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करके रख रहे थे, साथ ही साथ में नॉर्थ अमेरिकन कल्चर वैल्यूज़ को भी वो अपनी लाइफस्टाइल में, अपने डेली लाइफ में फॉलो कर रहे थे। अब जो कम्युनिटी डायनामिक्स थी वो सेगमेंटेड थी, उनके अंदर डिफरेंसेस थे बिकॉज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा अलग थे। वहीं पे ये देखा गया इंडियन डायस्पोरा का नॉर्थन अमेरिका में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स क्रिएट हो रहे थे। सोशो इकोनॉमिक सक्सेस उसकी वजह से लोग अपनी प्राप्त कर रहे थे, राइट, या फिर उसको अचीव कर रहे थे। यहीं पे चैलेंजेस की बात करें तो गल्फ रीजन में लीगल प्रिसैरिटी बहुत ज़्यादा थी, एक्सप्लॉयटेशन थी और आइसोलेशन थी। और नॉर्थ अमेरिका में रेसिज्म ज़्यादा था, डुअल आइडेंटिटी का क्राइसिस सेकंड जनरेशन में आ गया था और जनरेशनल डिफरेंसेस इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ में देखने को मिल रहे थे। जब हम सोशियोलॉजिकली इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्लास और इकोनॉमिक रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे गल्फ रीजन में हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट किया गया है, जहाँ पे इंडियंस ने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वर्किंग क्लास का स्मॉल प्रोफेशनल एलिट में देखा गया। वहीं पे जब हम नॉर्थ अमेरिकन की बात करते हैं तो इंडियंस ने ज़्यादा हायर पोजिशन ली, जिसकी वजह से जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा था वहाँ पे जो मॉडल माइनॉरिटी थी उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, राइट। क्योंकि वो अगर अच्छे पोजीशन ले रहे हैं तो सोशो इकोनॉमिकली उनकी जो पोजीशन है विद इन द नॉर्थन अमेरिकन सोसाइटी वो भी बढ़ गई थी। सेकंड आ जाता है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। अब गल्फ रीजन में जो इंडियन डायस्पोरा था उनको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी होस्ट सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं कर पा रही थी, बिलोंगिंगनेस वो वहाँ पे नहीं फील कर पा रहे थे। वहीं पे जब हम नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में या सोसाइटीज़ में देख रहे हैं तो इंडियन डायस्पोरा ने जो डुअल आइडेंटिटीज़ है वो नेगोशिएट कर ली थी, जिससे वो अपने इंडियन हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करके रख रहे थे एज वेल एज नॉर्दर्न अमेरिकन सोसाइटल नॉर्म्स को भी वो फॉलो कर रहे थे। तो दोनों हेरिटेजेस को वो बैलेंस करके चल रहे थे। नाउ थर्ड हमारा आ जाता है ट्रांसनेशनलिज्म एंड रेमिटेंसेज। अब गल्फ जो माइग्रेंट्स थे वो हाईली ट्रांसनेशनल थे, वो ज़्यादा अमाउंट इंडिया में अपना भेज रहे थे, ज़्यादा जितनी भी वो अर्निंग्स कर रहे थे उसका जो मेजर पोर्शन वो इंडिया में भेज रहे थे बिकॉज वो वहाँ पे
टेम्पररी बेसिस पे शिफ्ट हुए थे, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फेमिलियर टाइज वो मेंटेन अपनी कर पा रहे थे। वहीं पे अगर हम नॉर्थ अमेरिकन माइग्रेंट्स की बात करते हैं, तो वो ट्रांसनेशनलिज्म हो तो रहा था, वो हो रहा था इन्वेस्टमेंट के तौर पे। वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिलेंथ्रोफी कर रहे थे और कल्चरल एक्सचेंजेस जैसे प्रोग्राम में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, एज वेल एज रेमिटेंसेस भी वो सेंड कर रहे थे। तो इस तरीके से जो ट्रांसनेशनलिज्म है वो दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर देखने को मिला। फोर्थ हमारा आ जाता है स्टेट पॉलिसीज़ एंड सिटीजनशिप। जब हम गल्फ स्टेट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, राइट, जिसकी वजह से उन्होंने लेबर को प्रायोरिटाइज किया और सिटीजनशिप उनको प्रोवाइड नहीं की। और जो टेम्परेरी नेचर था लेबर का वो विद इन द डायस्पोरा देखने को मिला। वहीं पे नॉर्थ अमेरिका कंट्री में, स्पेशली यूएस में और कनाडा में, सिटीजनशिप के पाथवेज प्रोवाइड किए गए, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पे, इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ है, उनको एक ग्रेटर पॉलिटिकल और सोशल इंटीग्रेशन देखने को मिला, बिकॉज उनको सिटीजनशिप मिल गई थी। दे वर नाउ इक्वल एज एनी यूएस और कैनेडियन सिटीजन्स, राइट। फिफ्थ हमारा आ जाता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात करते हैं गल्फ इंडियन डायस्पोरा की, तो हम देखते हैं कि वो लोकल कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे, राइट, बिकॉज वो उनके साथ इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था। और जो सोसाइटल नॉर्म्स थे वो भी रेस्ट्रिक्टिव थे इसकी वजह से, बिकॉज वो मिनिमल इन्फ्लुएंस था उनका, या फिर मिनिमल इंटरेक्शन था लोकल कल्चर के साथ। वहीं पे जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो हम देखते हैं इंडियन डायस्पोरा का जो इम्पैक्ट था कल्चरल ग्लोबलाइजेशन पे वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इंडियन कुजीन, इंडियन फेस्टिवल्स और बॉलीवुड का एक जो बोलाबाली थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया था। तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इसकी वजह से देखी जाने लग गई थी बाय द इंडियन डायस्पोरा इन नॉर्थ अमेरिका। ना ये हमारे लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। आपको हर आंसर के बाद कंक्लूजन ज़रूर प्रोवाइड करना है, राइट। कंक्लूजन में मेंशन किया है मैंने कि जब हम इंडियन डायस्पोरा देखते हैं गल्फ और नॉर्थ अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में, तो हम डिफरेंट माइग्रेशन एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं। जहाँ पे जो गल्फ डायस्पोरा है वहाँ पे टेम्प्रेरी लेबर माइग्रेशन और लिमिटेड इंटीग्रेशन देखने को मिला है, लेकिन वहीं पे जब हम नॉर्थ अमेरिका डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्किल्ड माइग्रेशन देखने को मिला है, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ सोशो इकोनॉमिक सक्सेस इंडियन डायस्पोरा का देखने को मिला है, इंटीग्रेशन हाई लेवल पे देखने को मिला है विद द लोकल कल्चर एंड लोकल पीपल। ये सारे डिफरेंसेस एक डाइवर्स पाथ दिखाते हैं जिससे इंडियन माइग्रेंट हुए हैं और उन्होंने कैसे इन होस्ट सोसाइटीज़ के अंदर अपना पाथ नेविगेट किया है, कैसे उन्होंने रीजनल पॉलिसीज़ को शेप किया है, कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुद से बनाई है और कल्चरल डायनामिक्स क्या रहे हैं इन इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ के इन डिफरेंट रीजन्स, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टुगेदर ये सारी डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ इंडिया के ग्लोबल प्रेजेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं दोनों डिफरेंट तरीके से, और प्रमोट करती हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ भी जो अच्छी पॉलिसीज़ आएँ और उनका इंटीग्रेशन स्मूथली देखा जाए विद इन ऑल डिफरेंट नेशन, विद इन ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज़, राइट। तो ये हमारा आंसर था, हमने जिसमें बात की कैसे इंडियन डायस्पोरा गल्फ में और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, वो कैसे सेटल हुए, कैसे उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया और साथ में दूसरे कल्चर के साथ भी दूसरे कल्चर को भी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ में डेली लाइफ में शामिल किया। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ट्राई किया कि मैं आंसर आपको प्रेजेंट करूं एंड एक्सप्लेनेशन भी इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करूं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसके ऊपर अगर वीडियो हो सके या कमेंट बॉक्स में कैसे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं MSOE 002 के, तो अभी आपको लिंक का फोल्डर का लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टिप्स की वीडियो ज़रूर देख के जाना। एग्ज़ाम देने से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी है एग्ज़ाम टाइम में, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाएँ। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। अगर आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी बेटर कंटेंट ला पाऊँ। नाउ आई विल सी यू विद द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 of MSOE 002. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.